टू द नर्सेस वर्ल्ड। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नर्सिंग केयर ऑफ़ द पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेंटिलेशन है क्या। वेंटिलेशन क्या है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन क्या है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म का इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो एटीपी की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। अब सबको पता है एटीपी क्या है, एज ए एनर्जी सोर्स। अब जब भी हम ऐसे कुछ पेशेंट्स जो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाते हैं या जो अपनी वेंटिलेशन खुद नहीं कर पाते, ठीक है ना, ऑक्सीजन को इनहेल कर पाते हैं, जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हुई हो, एटिलेक्टेसिस हो, टीबी हो, नमोनिया हो, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हम कह सकते हैं, गुलियन बेरी सिंड्रोम हो, जिसमें वो चेस्ट वॉल की मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती, तो पेशेंट जो है ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाता, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल नहीं कर पाता, तो इसके लिए हम उनको मैकेनिकल सपोर्ट पे डालते हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट में। अब वेंटिलेटरी सपोर्ट दो तरह की होती है, इसमें हम मैनुअल वेंटिलेशन को भी यूज़ करते हैं और मैकेनिकल वेंटिलेशन को भी यूज़ करते हैं। अब वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि मैनुअल वेंटिलेशन क्या और मैकेनिकल क्या है। मैनुअल वेंटिलेशन में क्या है कि हम एम्बो बैग को यूज़ करते हैं। अब एम्बो बैग ऑक्सीजन सोर्स के साथ कनेक्ट होता है, इमरजेंसी सेटिंग्स में हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसका मेथड क्या होता है कि हमने एम्बो बैग को स्क्वीज़ करना होता है। जिस फोर्स से हम उसको स्क्वीज़ करते हैं वो डिटरमाइन करता है कि वॉल्यूम कितना जाएगा एयर का, और जिस रेट से हम बैग को स्क्वीज़ कर रहे हैं, जैसे आपको डायग्राम पे नज़र आ रहा है, वो रेट बताता है रेस्पिरेटरी रेट को। अब नेक्स्ट है कि मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या। अब वही बात कि पेशेंट खुद से अपने एयरवे को पैटर्न नहीं रख पा रहा, ना ही उसकी गैस एक्सचेंज एडिक्वेट है या दोनों है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा अग्रेसिव मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमने पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन पर डालना पड़ता है। अब मैकेनिकल वेंटिलेशन को वेंटिलेटर भी कहते हैं, रेस्पिरेटर भी कहते हैं। जैसे आपको ये वेंटिलेटर नज़र आ रहा है, इसको मैकेनिकल वेंटिलेटर है। अब एयर फ्लोइंग टू द पेशेंट, आपको फ्लो एयर का नज़र आ रहा है, और जो पेशेंट से एयर आ रही है वो भी आपको नज़र आ रही है। अब पेशेंट को हमने ईटी ट्यूब डाली हुई है, एंडोट्रैकियल ट्यूब। अब जो गोल होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन का वो यही है कि हमने एल्वियोलर वेंटिलेशन को मेंटेन करके रखना है। एल्वियोलर वेंटिलेशन एल्वियोलाई के लेवल पे जो रही है, ताकि पेशेंट की जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं वो पूरी होती जाएं और हाइपोक्सीमिया में पेशेंट ना जाए और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब जो मेन हमारे आउटकम्स होते हैं वो ये होते हैं कि हमने हाइपोक्सीमिया को ट्रीट करना है, रिवर्स करना है। जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, एसिडोसिस क्यों हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन की वजह से, हमने उसको रिवर्स करना है। हमने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रिलीव करना है, एटिलेक्टेसिस को प्रिवेंट करना है। अब जो वर्ड एटिलेक्टेसिस है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि एल्वियोलाई कोलैप्स कर रहे हैं, सरफेक्टेंट नहीं है जो एल्वियोलाई को ओपन रख रहा था वो कोलैप्स कर रहे हैं, और जब एयर वहाँ पे मौजूद नहीं होती तो वो कोलैप्स कर जाते हैं, और बेशक आप एयर दें वो ओपन नहीं हो पाते। अब वेंटिलेटरी मसल्स को हमने रेस्ट देना होता है। ज़रा बहुत ज़्यादा वर्क जब पेशेंट करेगा तो उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा बढ़ेगी। सिस्टमेटिक जो सिस्टमिक ऑक्सीजन जो कंजप्शन है उसको रिड्यूस करके हमने मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन को कम करना है और चेस्ट वॉल को स्टेबलाइज करना है। अब मैकेनिकल वेंटिलेशन की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब मैं सबसे पहले वन बाय वन इसको सिस्टमाइज़ कर रही हूँ। एयरवे में देखें तो पेशेंट एस्पायर कर सकता है, आपने उसको अलग से डिवाइस डाला हुआ है, पेशेंट सेडेटेड है, अब उसके रिफ्लेक्सेस तो प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा वेंटिलेटर एक्वायर्ड नमूनिया हो सकता है, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक को यूज़ नहीं किया गया, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ईटी ट्यूब या जो भी आपने ट्रैकियोस्टमी वगैरह पेशेंट की हुई है उसकी वजह से डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट वन मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है कि लंग इंजर हो सकता है, वो बैरोट्रोमा यानी प्रेशर की वजह से भी हो सकता है और वॉल्यूम की वजह से भी लंग में इंजरी आ सकती है। एटिलेक्टेसी जो पहले से डिस्कस हो गया कि पेशेंट हाइपोवेंटिलेट करेगा, प्रॉपर वॉल्यूम नहीं जाएगा, प्रॉपर गैसेस नहीं जाएंगी। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो सकती है। अब अल्कोलोसिस क्यों हो रही है, हाइपर वेंटिलेट करने की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सारी जब बाहर निकल आएगी ना तो पीछे बेस बचेगी, एसिड बार्ड आ गया। हाइपरथर्मिया की होगी अगर हम ओवर हीटेड इंस्पायर्ड एयर पेशेंट को वेंटिलेटर के थ्रू चली जाए तब हो जाती है। हाइपरकैप्निया एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है।
फिजियोलॉजिकल में कार्डियक फंक्शन कम हो जाएगा, डिस्प्रेस होगा, हाइपोटेंशन में पेशेंट चला जाता है जब हम उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डालते हैं और सिडेटेड होता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। ये फ्लूइड ओवरलोड जो हम ह्यूमिडिफाई एयर पेशेंट को दे रहे हैं, इसके अलावा NaCl का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, रेस्पिरेटरी मसल वीक हो जाएंगे, ज़रा वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहे और एट्रॉफी हो जाएगी। इसके अलावा इमोबिलिटी हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है, पैरालिटिक इलियर्स बन सकता है, अल्सर्स वगैरह बन सकते हैं। अब जो मेन टॉपिक था हमारा वो ये था कि नर्सिंग केयर हमने कैसे करनी है ऐसे पेशेंट की जो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है। सबसे पहले मेन काम किया है एज अ नर्स कि हमने एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन को इंश्योर करना है, वेंटिलेशन के प्रॉपर पेशेंट को ऑक्सीजन जा रही है, पेशेंट का रेट देखना है, रेस्पिरेटरी रेट देखना है हमने। इसके अलावा ABGs करवाने हैं कि कोई गैसेस वगैरह का चेंज नहीं हो जाए। अब यहाँ पे देखते क्या क्या इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। एयरवे को मेंटेन किया, अर्लियर मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। पेशेंट्स के वाइटल साइंस को मॉनिटर किया, ABGs करवाए, मेंटल स्टेटस चेक किया कि पेशेंट अनकॉन्शियस तो नहीं है, रेस्पिरेटरी स्टेटस देखा और ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक की। इसके अलावा वेंटिलेटर सेटिंग्स को देखना होता है और वेंटिलेटर अलार्म को देखना होता है। अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगी कि वेंटिलेटर सेटिंग है, अलार्म्स कौन से। नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने पीछे डिस्कस किया था कि वेंटिलेटर की वजह से एस्पिरेशन हो सकती है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो सकता है। अब एस्पिरेशन कब हो सकती है, इंट्यूबेशन से पहले भी हो सकती है, ड्यूरिंग भी हो सकती है, आफ्टर भी हो सकती है। और ये क्या करती है, जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया उसके रिस्क को बढ़ा देती है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया क्या, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया और लीडिंग काज ऑफ डेथ है। अब इस टॉपिक को अपने इस बात को अपने जहन में रखना है, ऐसी चीज़ें MCQs वगैरह में आ सकती हैं। अब नेक्स्ट है कि न्यूट्रिशन सपोर्ट देनी है। ऐसा पेशेंट जो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, कुछ खा पी नहीं पा रहा, बेशक हम उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन वगैरह दे रहे हैं लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होगी, एक तो पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है तो कैलोरी नीड्स भी बढ़ जाती हैं, तो वो क्लिनिकल स्टार्वेशन में चला जा सकता है। क्लिनिकल स्टार्वेशन की वजह से पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी और डेथ भी आएगी। और पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस और डेथ क्यों हो सकती है, क्योंकि पेशेंट को जब एनर्जी नहीं ना मिलेगी तो वो अपनी बॉडी की प्रोटीन्स को यूज़ करना शुरू हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी। अब रेस्पिरेटरी मसल वर्क नहीं कर रहे, इंटरकॉस्टल और डायफ्राग्मेटिक मसल्स जब कैनाबलाइज होना शुरू हो जाएंगे एनर्जी के लिए, तो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस एंड डेथ हो सकती है। नेक्स्ट काम क्या करना है एज ए नर्स, जो हमने आई केयर देनी है। अब हमने जब भी पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे होता है तो आपने याद रखना है कि उसको सिडेट किया गया होता है। सिडेशन की वजह से जो ब्लिंक रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट हो जाएगा, तो ड्राइनेस वगैरह के चांसेस होंगे। अब कॉर्नियल ड्राइनेस को, अल्सरेशन को प्रिवेंट करने के लिए लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स हैं डिफरेंट मार्केट में, ऑइंटमेंट्स हैं। हमने आई को टैप करना है, टैप का मतलब उसको ओपन क्लोज, आई शील्ड्स अप्लाई करके या फिर मॉइस्चराइजर चेंबर वगैरह अप्लाई करना है। अब साइको सोशल सपोर्ट नेक्स्ट वन हमें देनी है। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमने नर्सिंग केयर पेशेंट को देनी है, और नर्सिंग जो है वो उसमें हमने सिर्फ बॉडीली केयर नहीं देती बल्कि हमने होलिस्टिक अप्रोच करनी होती है। होलिस्टिक में हम उनके मेंटल हेल्थ को देखना होता है, सोशल हेल्थ को देखना होता है पेशेंट्स की। अब साइको सोशल सपोर्ट में जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो पेशेंट है वो फिज़िकल इमोशनल स्ट्रेस में है, फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से क्या क्या हो सकता है, स्लीप डिप्रीवेशन हो सकती है, सेंसरी ओवर स्टिमुलेशन हो सकती है, सेंसरी डिप्रीवेशन हो सकती है, पेन फेयर वगैरह की वजह से। तो हम पेशेंट्स को क्या फीलिंग होती है कि लैक ऑफ कंट्रोल है, उस बार बार ड्रग्स यूज़ कर रहा है, तो हमने इस चीज़ को कम करना है, हमने पेशेंट के कंट्रोल को इन्हांस करना है, उनकी एंजाइटी को रिड्यूस करना है। अब स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होता है नर्सिस का। पेशेंट्स को बेल्ट अल्सर्स हो सकते हैं, तो हमने पेशेंट की स्किन इंटीग्रिटी को रेगुलरली असेस करना है और डॉक्यूमेंट करना है हर शिफ्ट के बीच। जब हमारी शिफ्ट लग रही है पेशेंट को हमने साइड बाय साइड टर्न करना है हर 2 घंटे के बाद, ठीक है। और पेशेंट को कभी आप चेयर पे भी बिठा सकते हैं, बेड से उठा के चेयर पे भी बिठा सकते हैं, और जो स्पेसिफिक उसके प्रेशर एरियाज़ हैं हमने उसको हर घंटे के बाद चेक करना है, ठीक है। प्रेशर एरियाज़ पे बेड सोर्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेल्फ प्रोटेक्टिव जितने भी डिवाइसेस हैं जैसे रिस्ट वगैरह, ये आपने रिमूव कर देना है और स्किन को हॉस्पिटल पॉलिसी के मुताबिक चेक करते रहना है। अब कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग केयर का। कम्युनिकेशन जो अमंग द केयर प्रोवाइडर्स है ना, वो ऑप्टिमल आउटकम्स को प्रोड्यूस कर रही है। जो मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट्स हैं, केयर प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें हमारे पास फिजिशियंस हैं, स्पेशलिस्ट हैं, हॉस्पिटलिस्ट हैं, नर्सिस हैं, रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट हैं, इनके दरमियान मैकेनिकल वेंटिलेशन कम्युनिकेशन के थ्रू ऑप्टिमल आउटकम्स बढ़ेंगे। अब कम्युनिकेशन बहुत ही एसेंशियल है। आप पेशेंट्स को राइटिंग टूल्स दे सकते हैं। अगर वो बोल नहीं सक रहा, अगर हमने उसको एंडोट्रैकियल ट्यूब डाली या माउथ के ज़रिए डाली है, वो बोल नहीं पड़ेगा, तो हमने उसको इस तरह के टूल्स वगैरह दे के, नर्सिस ने कम्युनिकेशन बोर्ड दे के, ताकि वो हमें अपनी फीलिंग्स बताए, अपनी नीड्स बताए। क्वेश्चंस हम उससे पूछ सकते हैं, येस और नो में वो हमें हैंडशेक करके, हेड को नोट करके हमें वो बता सकता है पेशेंट। वेंटिलेटर सेटिंग एंड मोड्स को चेक करना। जो वेंटिलेटर पे की पेशेंट है, उसमें हमने सेटिंग को मस्ट चेक करना होता है। अब वेंटिलेटर जब आप पेशेंट के रूम पे इंटर हो रहे हैं, आपने पेशेंट के वाइटल्स लिए, ऑक्सीजन सिचुएशंस ली, ब्रेथ साउंड्स लिए, तो उसके साथ साथ आपने देखना होता है कि पेशेंट की जो वेंटिलेटर की सेटिंग्स है, क्या वो प्रॉपर है, क्या वेंटिलेटर अलार्म्स तो नहीं बज रहे। अब ये जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है, हम उसमें आपको वेंटिलेटर सेटिंग के बारे में बताऊंगी। उसके डिफरेंट मोड्स होते हैं, वॉल्यूम मोड्स में क्या होता है, प्रेशर मोड्स में, तब आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बताऊंगी, तो तब आपका ये टॉपिक मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये हाई प्रेशर अलार्म्स बजते हैं, लो प्रेशर बजते हैं, लो वॉल्यूम है, हाई फ्रीक्वेंसी है, एपनिया है, हाई PEE, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। अब पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर क्या होता है कि हमने एक्सपिरेशन के एंड तक हमने पेशेंट को इतना प्रेशर देते हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर रहता है। इससे ये होता है कि अल्वियोलाई कोलैप्स नहीं करते और एटिलेक्टेसिस को प्रिवेंट किया जाता है। ये नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में ये मैं आपको मोड्स वगैरह बताऊँगी, अलार्म्स के बारे में बताऊँगी, तो ये आपका मज़ीद टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब हमने पेशेंट की पेन को असेस करना, उसकी सेडेशन नीड्स को देखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट क्योंकि वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जनरल सेडेशन आपने दी हुई है, तो हमने पेन लेवल को रिलायबल जो भी स्केल है, हमने देखना है। पेशेंट बच्चा है तो फेसिस स्केल यूज़ कर सकते हैं। हमेशा अपने माइंड में रखना है कि पेन को हमेशा, मतलब वेंटिलेटर वाले पेशेंट को पेन हो सकता है, ठीक है, और उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। पेशेंट और फैमिली की एजुकेशन जो है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क होता है नर्सिंग केयर का। अब ऐसा पेशेंट जो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, ठीक है, उसकी तो साइकोसोशल हेल्थ तो डिस्टर्ब है ही है, साथ में फैमिली मेम्बर्स की होती है। अब हमने पेशेंट और फैमिली के डिस्ट्रेस को कम करने के लिए हमने उनको टीच करना होता है कि मैकेनिकल वेंटिलेशन क्यों ज़रूरी है, उसके क्या क्या पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। जितने टाइम हम पेशेंट के रूम में जा रहे हैं, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे हम क्या कर रही हैं, नर्सिस क्या कर रही हैं, हमने रीइंफोर्स करने की इसकी ज़रूरत है। और मल्टीपल असेसमेंट्स जो भी हम कर रहे हैं, एक्सरे, लेबॉरेटरी टेस्ट, जब हम उनकी रीज़न देंगे, तो फैमिली वगैरह के फेयर खुद ब खुद, उनकी एंग्जाइटी खुद ब खुद रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। Thank you for listening. Don't forget to subscribe and like.